ज्यादा जरूरी होती है। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या क्या फर्क है। वन बाय वन शुरू करेंगे। सबसे पहला, होम्योपैथी में जब भी कोई दवाई दी जाती है तो पेशेंट की सारी परेशानियों को सुना जाता है। उसे क्या तकलीफ हो रही है, उसे क्या परेशानी आ रही है, इन सारी चीजों से ये तय किया जाता है कि उसे कौन सी दवाई दी जाए। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जब भी हमें कोई पेशेंट मिलता है तो हम लिम्फ, ब्लड और उसके शरीर के कौन से अवयव में, कौन से ऑर्गन में वो बीमारी है या प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे दवाई देते हैं। दूसरा पॉइंट, होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लिम्फेटिक, सैंग्विन और मिक्स टेम्परामेंट माना जाता है और हमारा पूरा डायग्नोसिस इसी के बेस पर होता है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जितनी भी दवाइयां बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ पौधों के इस्तेमाल से बनाई जाती है, लेकिन होम्योपैथी में दवाई के अंदर मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, कोई केमिकल भी हो सकता है और किसी भी चीज से वो लोग दवाई बना सकते हैं जो भी उन्हें सही लगे। चौथा पॉइंट, होम्योपैथी एक वक्त में एक ही दवाई से पेशेंट को ठीक करना चाहती है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, हमारा लीवर, हमारी किडनीज, हमारा स्टमक, हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत और हमारे लंग्स, फेफड़े, ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए हम जब भी दवाई देते हैं तो इन सारी चीजों को सोच कर, डायग्नोसिस कर कॉम्प्लेक्स दवाई हमारे पेशेंट को देते हैं। पांचवा पॉइंट, जब होम्योपैथी को बनाया गया था तो उसको प्रूव किया गया था हेल्दी लोगों के ऊपर, यानी कि अगर कोई दवाई लेने से हेल्दी इंसान के अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, कुछ बीमारी के निशान पैदा होते हैं, तो उसी दवाई को जब बीमार को दिया जाएगा तो उसकी वो बीमारी वो ठीक कर देंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रूव किया गया तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने डायरेक्टली जो बीमार लोग थे उन्हीं के ऊपर अपनी दवाइयों को इस्तेमाल किया और उन सबको उन्होंने ठीक किया। छठा पॉइंट, होम्योपैथी में किसी बीमारी को ठीक होने के लिए जितना समय लगता है उससे कम समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए लगता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स रेमेडी का है और एक ही वक्त में बहुत सारे जगह पर जब दवाई काम करती है तो बीमारी ठीक होने का समय कम हो जाता है। आखिरी पॉइंट, होम्योपैथी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन को मान्यता नहीं दी गई है, इसीलिए कोई भी होम्योपैथ आपको कभी भी बाहर से लगाने के लिए कोई दवाई नहीं देते, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमारी दवाइयां शरीर के अंदर भी दी जाती है और बाहर से भी लगाई जाती है। इसका मतलब हम किसी भी शरीर को, किसी भी बीमारी को अंदर और बाहर दोनों तरह से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई भी चीज को, किसी भी सच को जानना है तो उसका क्या तरीका है। सबसे पहला, लॉजिक। हम एक जगह पर बैठकर सोचे कि क्या ऐसा हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं, और हो सकता है तो कैसे। लेकिन कभी भी सच तक पहुंचने के लिए सिर्फ लॉजिक काफी नहीं होता। लॉजिक के साथ हमें नॉलेज यानी जानकारी, उसका सबूत, उसके गवाह और उसका अनुभव, ये सारी चीजें चाहिए। जब ये 2 चीजें मिल जाती है तभी हम आखिरी सच तक पहुंच सकते हैं। अगर इन दोनों में से एक चीज मिसिंग है या एक चीज में कुछ प्रॉब्लम है तो हम जिस कंक्लूजन तक, जिस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे हो सकता है कि वो गलत हो। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। मान लीजिए मेरे पास आम का पौधा है। मैं जानता हूँ कि आम लगने के लिए इसको सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि पौधा तभी बड़ा होता है जब उसे पानी दिया जाता है। तो ये मेरा लॉजिक हो गया कि पानी देने से पौधा बड़ा होता है। अगर मैं इस पौधे को 24 घंटे पानी देता रहूं तो क्या ये पौधा बड़ा होगा या सड़ के मर जाएगा। लॉजिकली तो ये बात सही लगती है कि पौधे को ज्यादा पानी दो तो वो जल्दी बड़ा होगा, लेकिन एक्सपीरियंस में, अनुभव में ये आता है और नॉलेज में, जानकारी में ये आता है कि ज्यादा पानी देने से पौधा मर सकता है। आगे देखेंगे। हम जानते हैं कि सुबह की धूप हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है, हड्डियां मजबूत होती है। अब अगर कोई आदमी सोचे कि क्यों ना मैं दिन भर धूप में खड़ा रहूं और सारे ही दिन की धूप अपने ऊपर ले लूं ताकि मेरी शरीर की हड्डियां जल्दी मजबूत हो जाए और बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी हड्डियां मजबूत नहीं होगी बल्कि उसे स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो लॉजिक यहाँ कहता है कि हड्डियां मजबूत होंगी, लेकिन अनुभव ये कहता है, नॉलेज ये कहता है कि आपकी स्किन में प्रॉब्लम होगा। तो ये मेरे 2 उदाहरण थे जहाँ पे मैंने साबित किया कि लॉजिक और अनुभव दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों जब एक दूसरे से मैच करेंगे तभी हम आखिरी सच तक पहुंच सकते हैं। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कौन कौन से ऑब्जेक्शंस या कौन कौन से सवाल उठाए जाते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सिर्फ पानी दिया जाता है, कोई भी दवाई नहीं दी जाती। अब ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है? सबसे पहला, हमारी जो मेडिसिन होती है वो टेस्टलेस, कलरलेस और ऑर्डरलेस, यानी कि बिना किसी स्वाद के, बिना किसी कलर के और बिना किसी सुगंध या दुर्गंध के होते हैं। इसीलिए देखने वालों को ये लगता है कि ये तो पानी ही है, लेकिन ये बात भी सच है कि स्वाद, कलर और गंध ना होने के बावजूद हमारी दवाइयां बहुत ही ज्यादा असरदार होती है। दूसरा पॉइंट, हमारी दवाइयां पानी की तरह दिखने के पीछे क्या कारण है? तो हमारी दवाइयां जो बनती है उसे कहा जाता है स्पेजेरिक कोहोबेशन। स्पेजेरिक का मतलब होता है किसी भी पौधे के 3 पार्ट्स को अलग करना। उन 3 पार्ट्स को कहा जाता है सल्फर, मर्क्यूरी और सॉल्ट। इन 3 रूप में उस पौधे की, उस वनस्पति की पूरी शक्ति को हम अलग निकाल लेते हैं, पूरे इसेंस को अलग निकाल लेते हैं और बाद में कोहोबेशन के जरिए से उन तीनों पार्ट्स को मिक्स करके एक दवाई बनाते हैं। जब ये तीनों पार्ट्स मिक्स हो जाते हैं तो हमारी दवाई बिना किसी टेस्ट, बिना किसी कलर और बिना किसी गंध के हमारे पास आ जाती है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो दवाइयां है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्पेशलिटी है कि हमारी दवाइयां असरदार भी है और देखने में बिल्कुल पानी की तरह भी है। दूसरा, एवरीथिंग इज प्लेसेबो बिकॉज़ नो मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, वेरी लेस मेडिसिन इज गिवन। अब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जब भी कोई पेशेंट को हम दवाई देते हैं तो उसे ख्याल होता है कि उसने कोई दवाई ली है और इस एहसास के कारण, इस अनुभव के कारण उसका शरीर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। ना कि उसका शरीर उस दवाई के असर से ठीक होता है बल्कि उसकी सोच से ठीक होता है। इसी को कहा जाता है प्लेसेबो। अब ये बहुत बार कहा जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्योंकि दवाई ही नहीं है या बहुत कम दवाई दी गई है, इसलिए पेशेंट जो है दवाई के असर से ठीक नहीं हुआ बल्कि प्लेसेबो से ठीक हुआ है, यानी कि उसके ख्याल से, उसके एहसास से वो ठीक हुआ है। अब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले, जब आप कुछ खाना खाते हैं तो उसके अंदर कितना नमक डालते हैं? जितना खाना खाते हैं क्या उतना उसके अंदर नमक होता है? तो नहीं, हम सिर्फ उतना ही नमक डालते हैं जितना हमारे
टेस्ट के लिए जरूरी है। इसी तरह से अगर हमारी दी हुई दवाई शरीर में काम कर रही है, इसका मतलब हमारी दवाई उस मात्रा में मौजूद है जितनी मात्रा हमको काम करने के लिए चाहिए। अगर हम ज्यादा दे देंगे तो जैसे कि बहुत ज्यादा नमक डालने से खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा दवाई देने से शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए हम कम से कम दवाई को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी दवाई इतनी जरूर होती है कि वो शरीर पर और बीमारी पर असर कर सके। दूसरा पॉइंट, मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ने देखा है कि जानवरों पर, पौधों पर और छोटे नवजात बच्चों पर भी हमारी दवाई असर करती है। तो अगर सब कुछ प्लेसेबो है तो जानवरों को, पौधों को और छोटे बच्चों को जिनके अंदर कोई समझ नहीं होती, उन पर हमारी दवाई काम कैसे करती, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है कि उनको दवाई दी गई है, फिर उनकी बीमारी कैसे ठीक होती। आइए अब देखते हैं क्यों हम बहुत कम मेडिसिन देते हैं। इस जीव को हम सब ने देखा है, लाल चींटियां। ये जब काटती है तो पूरे शरीर में बहुत तकलीफ फैल जाती है। जिस जगह इन्होंने काटा है वहां पर लाल कलर और थोड़ी सी सूजन और बहुत ज्यादा जलन, ये सब आ जाते हैं। अब मेरा सवाल है कि इस छोटे से जीव ने कितना केमिकल या कितना जहर आपके शरीर में डाला होगा कि आपका पूरा शरीर उस हल्के से काटने से परेशान हो गया। इसी तरह मच्छर, जब मच्छर हमें काटता है तो कितना सलाइवा या कितनी लार उसने हमारे शरीर में डाली होगी कि उसके जाते ही जहाँ पर मच्छर ने काटा है वहां पर सूजन आ जाती है, खुजली होना शुरू हो जाती है, चमड़ी लाल रंग की हो जाती है और हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसी तरह से बिच्छू या सांप, इनका भी जहर कितनी मात्रा में हमारे शरीर में जाता होगा कि कभी कभी तो आदमी मर भी सकता है। सबसे आखिरी, ये साइनाइड है। साइनाइड का मतलब एक केमिकल है जो अगर आप अपने जुबान पर, अपने जीभ पर रख दें तो रखते ही मौत हो जाती है। अब मेरा सवाल यह है कि 60 किलो या उससे भी ज्यादा वजन के आदमी को एक छोटी सी मात्रा जो उसकी जुबान पर आ सकती है कैसे मार सकती है। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारी दवाइयाँ जहरीली होती है या हमारे दवाइयों के अंदर कुछ जहर होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे शरीर को कई बार बहुत कम दवाई या बहुत कम मात्रा में भी कुछ चीज देने से हमारा पूरा शरीर उसको रिएक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया। तो इसीलिए हमेशा बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा प्रमाण में कोई चीज दी जाए ये जरूरी नहीं होता। इसी चीज को आगे समझाने के लिए आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। हम सब ने देखा है कि जब भी उल्टी जैसा महसूस होता है तो हम जिस कमरे में हैं उस कमरे से दूर किचन में भी अगर कुछ खाना पकाया जा रहा हो और उस खाने की स्मेल हमारे घर में फैल चुकी हो तो उस स्मेल से हमें और ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाता है और उल्टी का सेंसेशन बढ़ जाता है। अब मेरा सवाल यह है कि जो कुछ भी पकाया जा रहा है उसे पकाया जा रहा है दूसरे कमरे में, तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स, उस ओरिजिनल खाने के कितने अंश हवा में घुले होंगे और वो आपके नाक तक पहुंचे होंगे जिसके कारण आपकी तकलीफ बढ़ गई। कुछ और उदाहरण देखते हैं। हम सब ने इस चीज को महसूस किया है कि जब हमें शरीर के किसी भाग में, किसी हिस्से में दर्द हो रहा हो तो उस दर्द भरी जगह पर हम वजन या दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उतना ही दबाव अगर हमारे शरीर के दूसरे हिस्से पर दे दिया जाए तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन दर्द की जगह पर नहीं। ऐसा क्यों? उसके बाद जब हमें बुखार आता है तो हमारे आसपास के लोगों को ठंडी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, लेकिन हमें सर्दी लगना शुरू हो जाती है, जबकि टेम्परेचर तो उतना ही है, लेकिन हमें सर्दी क्यों लग रही है? उसके बाद जब हमें सिर दर्द होता है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि आवाज जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, जबकि उसी आवाज में हमारे आसपास के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमें उस चीज का सेंसेशन ज्यादा हो जाता है। यहाँ मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेहतमंद शरीर, एक स्वस्थ शरीर किसी भी चीज को जिस तरह से रिएक्ट करता है, बीमार शरीर सेम उसी तरह से रिएक्ट नहीं करता। हम किसी चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं ये हमारे शरीर के सेहत पर डिपेंड करता है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप उस चीज से फायदा उठाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो वही चीज आपको नुकसान भी दे सकती है। और इसीलिए हमारी जो दवाइयाँ होती है वो बीमार लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ना कि सेहतमंद। अगला सवाल, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न मेडिसिन के अंदर फिट नहीं बैठता, इसीलिए इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को सच साबित नहीं किया जा सकता। इस सवाल के जवाब में मैं एक सेंटेंस कहना चाहूंगा, एवरीबडी इज अ जीनियस। हर कोई जीनियस होता है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से नापेंगे तो वो मछली उम्र भर यही सोचती रहेगी कि वो बेवकूफ है। अब यहाँ पर कंपैरिजन ये किया गया है कि मछली पानी में तैर सकती है और बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है, दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इस चीज को मैं और ज्यादा समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब हमें एसिडिटी होती है तो हम नींबू पानी पीते हैं। अब लॉजिकली अगर देखा जाए, एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से देखा जाए तो पहले से आपके पेट में एसिड है और आप नींबू पी रहे हैं। नींबू के अंदर होता है साइट्रिक एसिड, तो एसिड में एसिड से तो एसिड बढ़ना चाहिए, लेकिन हमने देखा है और कई 100 सालों से हमने देखा है कि नींबू पानी पीने से एसिडिटी कम होती है। तो ये कैसे मुमकिन है? ये भी तो मॉडर्न मेडिसिन में फिट नहीं बैठता, लेकिन ऐसा होता है। इस चीज को और एक तरीके से समझाते हैं। इस लकड़ी के अंदर कील फंसी हुई है, इस कील को बाहर निकालने के दो तरीके हैं। एक तो लेफ्ट साइड से इसको ठोका जाए, इतना ठोका जाए कि ये कील यहाँ तक आ जाए, लेकिन जब ये कील यहाँ पे आ जाएगी तो इस कील को निकालने के लिए हमको इस कील को इधर से खींचना पड़ेगा। उस वक्त अगर हम यहाँ से ठोकेंगे तो ये कील बाहर नहीं निकलेगी। सेम मामला है, मॉडर्न मेडिसिन काम करती है इस तरफ से कील को ठोककर, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी काम करती है इस तरफ से कील को खींचकर। दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन काम एक ही हो रहा है, वो है कील को बाहर निकालना। उसके बाद कई दरवाजे ऐसे बने होते हैं कि उनको आपको खींचना पड़ता है, वो धकेलने से नहीं खुलते। अब अगर आप कहें कि ये दरवाजा क्योंकि धकेलने से नहीं खुल रहा, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये दरवाजा ही खराब है या ये दरवाजा ही नहीं, तो ये आपकी ना समझी होगी, ना कि उस दरवाजे की खराबी। अगर ऐसे में जबरदस्ती से उस दरवाजे को धकेल दिया जाए तो उस दरवाजे का मैकेनिज्म बिगड़ सकता है और वो टूट सकता है। कुछ दरवाजे खींचने से खुलते हैं, कुछ दरवाजे धकेलने से खुलते हैं, और दोनों की ही हमें जरूरत है। आखिरी उदाहरण देकर मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। अगर कोई बच्चा रो रहा है, वो किसी चीज को मांग रहा है, तो मॉडर्न मेडिसिन का तरीका है उस बच्चे के मुंह को दबा देना और उसे चुप करा देना, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का तरीका है उस बच्चे को वो चीज दे देना जिसके लिए वो रो रहा है। हमारा शरीर भी जब किसी चीज की मांग करता है
या जब किसी चीज के खराब होने के कारण रोता है तो हमारी दवाइयाँ उसे वो चीज दे देती है। दोनों ही तरह से हम देखते हैं कि ये बच्चा चुप हो रहा है। एक तरह से उसे जबरदस्ती से चुप किया गया है, लेकिन जबरदस्ती से चुप करने के कारण उस बच्चे पर कुछ ना कुछ गलत असर होगा और कभी ना कभी उसके इस दबाव का रिएक्शन उस बच्चे के अंदर दिखाई देगा। लेकिन जब उसे आप खुशी से चुप कराएंगे, उसे जब आप कोई चीज दे देंगे जिसके लिए वो रो रहा है, तो हमेशा वो बच्चा हेल्दी रहेगा और उसके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी हमको नहीं दिखेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर